मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का ना समझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। यहाँ लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए, लेकिन हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत का छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? इसलिए देश ने हम लोगों को देश सेवा के लिए भेजा है, ना कि यहाँ हर दिन नाटक करने के लिए। हम लोग अपोजिशन को हम लास्ट फिर अपील करते हैं, हम बिल पारित करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। कल को मत बोलिए कि उनको चर्चा में बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। ये फिर झूठ बात फैलाना नहीं है, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बिल्स में हम चाहते हैं कि सब एमपी बोले, सब पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना मत जाना चाहिए। अमेंडमेंट आप डाल सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं, आप डाइसेंट नोट दे सकते हैं, आप हमारा सरकार का पक्ष को आप नकार सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन बोलना तो है ना, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आया है। तो मैं आपके माध्यम से आज फिर अपना नाराजगी में जताना चाहता हूं कि आज यहाँ हंगामा करके इलेक्शन कमीशन में जा करके फिर वहाँ भी हंगामा करके अब इलेक्शन कमीशन को अटैक कर रहे हैं। बुलाया, खुद आया नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देते रहते हैं दिन भर। ऐसा मत कीजिए। आप इलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, थोड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। देश के प्रति सब जवाबदेही है हम लोग। देश ने जब हमको पार्लियामेंट मेंबर चुन के भेजा है तो फिर व्यवहार भी तो करना पड़ेगा। हम जिम्मेदार लोग हैं। ऐसा गैर जिम्मेदारी करने वाला विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन फिर भी हम तो संसद का कामकाज करेंगे। हम पूरा जो इम्पोर्टेंट बिल है हम पारित करेंगे आज दोनों सदन में। संसद का कार्यकाल
कार्यकाल समय सीमा से पहले खत्म हो सकता है। वो तो देखते हैं। अब विपक्ष तो पार्लियामेंट चलाने में उसका कोई रुचि नहीं है। उनका तो सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए बहुत ही नीचे स्तर का जो शब्द यूज करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। और इनका पार्लियामेंट संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, किसी में विश्वास नहीं। राहुल गांधी जी मैं बहुत देख लिया है, ये सुधर नहीं सकते हैं। नहीं, आज तो इम्पोर्टेंट बिल्स हम इनकम टैक्स बिल्स है, स्पोर्ट्स बिल्स है, और मणिपुर का जीएसटी और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बिल्स है, और शिपिंग मर्चेंट शिपिंग बिल्स है। गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने का बिल है। काफ़ी बिल, इम्पोर्टेंट बिल्स आज लगे हुए हैं। हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देश का जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दिया है, हम लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। सर, टीएमसी सांसद हैं सुष्मिता देव, वो ये कह रही हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर लातों से भूत बातों से नहीं मानते। ये लोग संविधान को ही नहीं मानते हैं। संविधान को किताब पकड़ते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। एक पार्टी, एक फैमिली और एक व्यक्ति का मनमानी जो करता है वो संवैधानिक हो ही नहीं सकते। वो डेमोक्रेसी में वो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग तो लोकतांत्रिक पार्टी वाले हैं। हमारे यहाँ तो नेता कर्म से नेता बनते हैं, वहाँ तो पैदाइश नेता होते हैं। वो लोकतंत्र को कहाँ विश्वास करेंगे? जो एक परिवार ही सब कुछ होता है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए मूलभूत उनके सोच में डेमोक्रेसी का बारे में कोई विश्वास ही नहीं है। ये लोग एक आदमी पैदा से ही वो मालिक सोचते हैं अपने आप को, देश और पार्टी को पूरा ठोपता है वो। ऐसा कोई हो सकता है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपका बोलचाल, आपका काम, आपका ओवरऑल जो आपका विश्वसनीय जो आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप नेता बनना चाहिए। पैदा होते ही वो नेता समझते हैं अपने आप को और देश का मालिक समझते हैं। वो कहाँ डेमोक्रेसी और कहाँ संस्थाएं को वो वैल्यू करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे, वो आए न आए हमारे लोग बोलेंगे। कुछ सांसद जो विपक्ष के हैं उन्होंने भी सहमति जताई थी कि स्पोर्ट्स बिल एक इम्पोर्टेंट बिल है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल, क्या आप उनसे दोबारा अप्रोच? बिल्कुल, हमने कहा है कि इम्पोर्टेंट बिल्स सार्थक चर्चा होना चाहिए, लंबा बहस होना चाहिए। 2-2 दिन आप सोचिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग बिल के लिए 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में हम लोग ने टाइम तय किया। फिर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल और टैक्सेशन बिल को 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा, इतना लंबा टाइम दिया है। टाइम तय कर चुके हैं बीएससी में, फिर भी आकर के हंगामा करते रहते हैं। हमारे लोग, एनडीए के लोग तो पूरा भरपूर हम लोग बोलेंगे, सारे एमपीज बोलेंगे, मंत्री जवाब देंगे। हम अपोजिशन वाला को रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अपना बात रख सकते हैं, आप चर्चा में भाग लीजिए और चर्चा से भाग करके फिर बोलेंगे कि बोलने नहीं देते, ये मत कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक संविधान की दुहाई देते हैं। इन दिनों में देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता की और उनकी ये दुविधा बन चुकी है। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं। झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तभी चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी
प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की यह भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, ना देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी, इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस अराजकतापूर्ण दिशाहीनता के बारे में गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। ये आखिर कहां तक देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे, जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया? मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए जाहिर है कि भारत समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है कि यदि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करते हुए आतंकवाद की कोई साजिश अगर फिर से भी रची, तो जो भारत का अब रिस्पांस होगा वो अब तक के किए गए सभी रिस्पांसेस से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अगर वो सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान को डराने के लिए है तो उनकी भूल है। अभी हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि किस तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और वो ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। तो हिंदुस्तान अब जो है वो हिंदुस्तान वो पुराना नहीं रहा। हिंदुस्तान का जो हमारा जो सोच है, हमारा जो तरीका है काम करने का, वो बदल गया है। अब हम जो है अपने आप के ऊपर अपने पैरों पे खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान के सेना के चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एक यात्रा के दौरान एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और जिसमें कि उन्होंने भारत के विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दी है। और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि यदि पाकिस्तान के ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान अपने साथ आधे विश्व को ले डूबेगा। तो जाहिर है कि इस तरीके का जो एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान
पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने दिया है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है, वो घोर भारत विरोधी हैं और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहलगाम की आतंकी घटना के पहले भी उन्होंने एक तकरीर दी थी, एक इसी तरीके का बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में किस तरीके की खाई और दरार है और ये कभी पट नहीं सकती, कभी ये एक नहीं हो सकती, इस तरीके की जो नफरत भरी बातें उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना के पहले की थी और उसके बाद उन आतंकियों ने उनकी इसी नफरत वाली जो सोच के आधार पर ही पहलगाम में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेग्रीगेट करके आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। तो ये जो बयान हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के हैं, ये निसंदेह गंभीरता के साथ इसके लिया जाएगा और पाकिस्तान को लेकर के भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट में है और इस तरीके की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है और पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष का ये जो बयान है नापाकी अस्त्रों के इस्तेमाल की जो धमकी है उसको निसंदेह भारत ने उसका नोट लिया है और पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए जाहिर है कि भारत समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा कहीं बड़ी कैपेबिलिटीज के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत के पास ट्राइड का सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत थल, नभ और जल सभी के माध्यम से सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है और ये पाकिस्तान यदि ऐसा कोई दुस्साहस आसिम मुनीर के मस्तिष्क में है कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो जाहिर है कि ये पूरे पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो वर्ल्ड मैप से मिट सकता है, इस बात को भी उन्हें समझना होगा। तो ये जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है और ये धमकी भरे बयान है और इस तरीके के बयानों से पूरे विश्व में एक अस्थिरता फैलती है, पूरे साउथ एशिया के रीजन में अस्थिरता का वातावरण बन सकता है। लेकिन आसिम मुनीर ऐसे बयानों के लिए, अपने नफरत भरी सोच के लिए जाने जाते हैं। वो एक आर्मी चीफ कम एक कट्टरवादी मुल्ला का उनका जो व्यवहार ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन भारत पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और भारत पाकिस्तान की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब कभी भी दे सकता है। और न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को ही वर्ल्ड मैप से मिटा देने वाला होगा यदि पाकिस्तान ने ऐसा कोई दुस्साहस भारत के खिलाफ किया तो। देखिए, पाकिस्तान के तरफ से उनके आर्मी चीफ के द्वारा इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं वो एक गीदड़ भभकी मात्र है। पाकिस्तान को भारत ने 4 युद्धों में पराजित किया, 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने सफलतापूर्वक कंडक्ट की। जो रिसेंट जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें कि भारत ने अपने सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल किए और पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दी और जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी इस शिकस्त को उसको स्वीकार करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी देश की जनता को दिखाने के लिए उनका पाकिस्तान के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरीके की बातें करते हैं कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और ये जाहिर है कि भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो समय समय पर करते हैं। भारत के विरुद्ध साजिशें रच करके, भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करके वो अपनी जनता का ध्यान वहां की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अनेक तरीके की जो पाकिस्तान की दयनीय स्थितियां हैं उससे अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन भारत का जो रिस्पांस रहा है ये पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उसे जानते हैं और समझते हैं कि भारत किस तरीके की बड़ी कैपेबिलिटी का राष्ट्र है और अब तो भारत जो आज का भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखाता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो बयान है वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत दिया जाता है। वो जानते हैं कि वो भारत से युद्ध नहीं जीत सकते, लेकिन
मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करते हुए आतंकवाद की कोई साजिश अगर फिर से भी रची, तो जो भारत का अब रिस्पांस होगा वो अब तक के किए गए सभी रिस्पांसेस से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और इस बार तो भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि अगला जो भारत की कार्रवाई होगी किसी आतंकवादी साजिश के विरुद्ध, वो न सिर्फ आतंक के ठिकानों पर होगी बल्कि आतंक के पनाहगारों पर भी ये कार्रवाई होगी। यानी कि पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट की जो पूरा उनका जो तंत्र है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है, पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर भारत कार्रवाई अवश्य करेगा। और कोई भी भविष्य का भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा किया गया आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। इस बात को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने दिए राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट रूप से बता दिया था। अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा देखना चाहता है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलोर में दिए एक व्याख्यान में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान के विरुद्ध हाल में किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बड़ी सफलता अर्जित की है। और इस सफलता को अर्जित करने में भारत के द्वारा जो मिलिट्री एक्शन लिया गया, हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, उसका तो एक बड़ा महत्व और सबसे बड़ा महत्व तो है ही। साथ ही साथ नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी डेवलप करना भी बेहद आवश्यक है। जो विजय है वो मस्तिष्क में भी होनी चाहिए। इनमी एडवर्सरी यानी पाकिस्तान को इस बात का गहराई के साथ एहसास होना चाहिए कि उसकी शिकस्त हुई है। और इस तरीके की स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग को करना, एक नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी डेवलप करना आज के समय की बड़ी आवश्यकता है। और भारत ने इसे बड़े एफर्ट्स के साथ डेवलप किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के द्वारा जो पूरी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की गई वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी। प्रोपोर्शनेट भारत का जो की कार्रवाई थी उसको भारत ने पूरे विश्व को बताया कि भारत को ऐसा करने की क्यों आवश्यकता थी और क्यों आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखना होगा। और ये जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, ये जो नैरेटिव मैनेजमेंट का जो सिस्टम है जो भारत ने इवॉल्व किया है, उसकी भविष्य में भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसी बात को COS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने बयान में कहा है और जो कि निसंदेह एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है। भविष्य में भी यदि पाकिस्तान के ऊपर भारत की कोई कार्रवाई होगी तो उसमें मिलिट्री एक्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग और नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम का भी एक अहम रोल होने जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। देखिए, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती और ना ही मेरे ख्याल से सारी दुनिया को समझ आ रही है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को किस तरफ ले जा रहे हैं। आसिफ मुनीर एक ऐसा इंसान है जो पाकिस्तान का है, अपने आप को फील्ड मार्शल बना के बैठा हुआ है। और जिस हिसाब से वो आगे, जो पहले आप ले लीजिए ओसामा बिन लादेन के लिए जब अमेरिका ढूंढ रहा था तो ये कहते थे कि हमारे पास नहीं है, मिला वहीं से। इसके अलावा दुनिया के जितने प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं वो सारे पाकिस्तान के अंदर हैं। और उनके साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो है आसिफ मुनीर के साथ एक बिस्तर में सोने के लिए तैयार है। इसका मतलब कुछ दाल में काला है। और वो काला दाल में ये है कि मेरे को तो लगता है दाल ही काली है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा है कि हाल ही में आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप का बेटा जो है वो एक क्रिप्टो का डील जो करके आया है पाकिस्तान के साथ, जिससे कि पाकिस्तान के जितने एसेट्स हैं वो सारे क्रिप्टो में तब्दील हो जाएंगे। और वो सारे कंट्रोल किसके पास होगा? वो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के पास होगा। उसके अलावा वो जो है बलूचिस्तान में वो देख रहे हैं कि शायद वहां से जो तेल है उसका जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह जो हैं सारे वो वहां पे माइनिंग कर सके अमेरिका, क्योंकि चीन ने उनका बंद कर दिया है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसीलिए वो आसिफ मुनीर को इतना वो मैं कहूंगा पैम्पर कर रहे हैं और इतनी कुछ सुन रहे हैं। आसिफ मुनीर का ये कहना एक डिनर पे, जो सिट डाउन डिनर था जो डोनाल्ड ट्रंप के उधर ऑर्गेनाइज हुआ, और वहां पे ये कहना, ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, तमाचा है दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, दुनिया के देशों के ऊपर और अमेरिका के ऊपर खास। अगर वो सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान को डराने के लिए है तो उनकी भूल है। अभी हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि किस तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और वो ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा।
और वो दिखा दिया उन्होंने और वो सफल भी हो गए। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, ये गिद्दड़ धमकियां जो हैं और ये जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका को किस तरफ ले जा रहे हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो कि जो अमेरिका आज जो दुनिया देखता है कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत एक देश है, वो ताकतवर देश जो है वो कहीं खत्म ना हो जाए आने वाले दिनों में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारा जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये बड़ा क्लियर कहा हुआ है उन्होंने। और ये भी कहा है कि अगर कोई भी ऐसा एक्शन पाकिस्तान की तरफ से होगा तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। और अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं वहां उड़ी सेक्टर में भी कोशिश की गई है, पुंछ सेक्टर में भी की गई है, तो वो विफल कर दी गई है। इसके अलावा आपने देखा कि इन्होंने कहीं एक आधी जगह जो है सीज फायर का भी उल्लंघन किया है। तो ये जो है आर्मी चीफ का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि हमारा जो है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम जब भी एक्शन लेंगे वो हम अपनी जगह जहां हमने सोची है वहां लेंगे, अपने टाइम पे लेंगे और अपने दम पे लेंगे। हमें किसी का वो परमिशन नहीं लेनी हमने किसी देश की कि हम ये करें या ना करें। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान अब जो है वो हिंदुस्तान वो पुराना नहीं रहा। हिंदुस्तान का जो हमारा जो सोच है, हमारा जो तरीका है काम करने का, वो बदल गया है। अब हम जो है अपने आप के ऊपर अपने पैरों पे खड़े हैं, जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान पुराने जमाने में खड़ा होता था। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक The next war which we are looking at, it may happen soon. As far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. This we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. Merchants today which are part of the battlefield, whether Starlink, Apple and so on and so forth. Of course we have the citizen soldiers and I must tell you when Kargil happened, the citizen soldiers were prominent. We had the shepherd who told us that where the intruders are, and the last Chief Justice of Jammu and Kashmir, Mr. Tashi, he himself galvanized the locals and himself carried the ammunition for the troops during the Kargil war. So what I am saying, citizen soldiers are omnipresent, and any kind of information which they have, if they give us, for example, drones, as you see where the drones are flying, so that if it is put in the app, it helps us knowing that whether it's our drone, whose drone, and this kind of a thing we have tried in the Amarnath Yatra recently in JNK. And if it becomes successful, we'll develop it more, and with the kind of intelligence which is sitting here, definitely we'll be able to make it more, if I can say that, fail-safe proof. Of course, the Guardian Force is concerned, this is the invisible, if I can say that, the non-kinetic handlers. And this is where you all come into play in a big way. Because today war has four quadrants. I will not have time to explain the 4 quadrants. But the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon. And we have to prepare accordingly, as already been brought out by Director.
that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. As for the multi-domain, cyber, cognitive and space, these are the new terms which are coming in, and these are the new terms we need to learn more from you. We can tell you what do we want and what do we need to counter, but how, when, why is something you need to give us the answer. Atmanirbharta, it's a long-term thing. Presently, whatever technology is being imported from outside and being called as Atmanirbharta, definitely it has a hidden cost. We are ready to pay more cost if it's purely made in India, because then we know that we can change it, we can modify it, we can upgrade it. That is the biggest advantage. That is what we are looking at in-house technology. And as far as collaborative and synergistic is concerned, that means intra and inter. Because today, for example, we do not know what is happening on the Pak Western Front. But this information, when we have the exchange of intelligence with our neighbors on the other side, we'll definitely get to know which are the troops which are moving in what places. So what I am saying that interconnections are also equally important, which we call collaborative. And these collaborative will also, after some time, will go to the satellites and so many other agencies which are there, which are meant for a commercial purposes, but can also be used for the defense purposes. And if a synergistic approach is concerned, within us, that is the tri-services, NTRO, and so many other agencies which are there. So finally, if I look at that, India is facing a 2.5 front, and if it is facing the land borders, then keeping in with the psyche of the people in India today, currency of victory will remain as land. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, Krishna Krishna Hare 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 Rama रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. Well, all of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed,
then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंद तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना, मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है, तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है,
और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने के बाद 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट
पार्टी को कभी नहीं मिला, लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर बोर्ड का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? अखिलेश जी, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन अलग अलग स्टेट के कह रहे हैं कि आप ओथ दें, जो आप लिस्ट कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन। अभी थोड़ी देर में 18,000 तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं एफिडेविट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप पत्रकार साथियों को 100 में दूंगा जरूर कि एफिडेविट के साथ हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी 18,000 वोट जो डिलीट किए थे। तो पहले इस पे कार्रवाई कर दे चुनाव आयोग, ऐसे दोषी अधिकारी उन पे कार्रवाई कर दे। राहुल गांधी पे आपको कुछ नहीं कहना कि वो क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके बाद होगी, उनके कार्यकर्ता लगेंगे और ऐसे वोट जो निकाल दिए गए, डिलीट कर दिए गए, उनका एफिडेविट लेके आएंगे। हम भी एफिडेविट लेकर के आए ना। हमने तो 18,000 वोट जो डिलीट हुए थे चुनाव आयोग को शिकायत की थी। चुनाव आयोग ये बताए कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है कि जब 18,000 वोट डिलीटेड किए गए थे, डिलीट हुए थे, उनका बाकायदा एक का मैंने एफिडेविट दिया है हर वोटर का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई दी। अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पे क्यों आप पूछ रहे हो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सर, आप लोग अपना नाम भेजेंगे, लिस्ट भेजेंगे, जो 30 लोगों का नाम मांगा गया है। 30 में तो हम होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के अंदर किसी भी विधानमंडल का सबसे बड़ा विधानमंडल है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जनता से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण चर्चा करते हैं, देश के अंदर वह एक नजीर के रूप में देखी जाती है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विधायिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ती है, इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ हम लोग इस सत्र में, यहाँ पर मानसून सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज से सत्र प्रारंभ होगा, तो सत्र प्रारंभ होने के साथ ही क्वेश्चन आवर, जिसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रश्न पूछे जाएंगे। 0 आवर में अपनी बातों को रखा जाएगा और सरकार की तरफ से उन सब का एक सार्थक जवाब भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मानसून सत्र है, तो स्वाभाविक रूप से बाढ़ से वे मुद्दे भी उठ सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक बारिश के कारण जल जमाव से जुड़े हुए मुद्दे भी उठेंगे। सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार ने पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी किया है, इन सब मुद्दों पर। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम Jio TV बाबा Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rock TV
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003 उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।